जो इंसान की कंपनी उसको रोज 10-12 घंटे ऐसे काम करवा रही है कॉन्टिन्यूसली, तो फिर ऐसे केसेस में इंसान क्या कर सकता है? यू कैन अप्रोच लेबर कोर्ट, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, जो न्यू लॉ है उसमें यू कांट इवन डायरेक्टली गो टू लेबर कोर्ट। पर ये तो कह रहे हैं एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल है, ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं लोग। परसेप्शन और रियलिटी में काफी डिफरेंस होता है। बीइंग अ लॉयर आई कैन टेल यू 100 से ज्यादा अगर आप एम्प्लॉयज को हटा रहे हो तो इट विल बी काउंटेड एज ले। अब उसको 300 कर दिया, मतलब 299 एम्प्लॉयज आप हटा दो, वो ले ऑफ भी नहीं काउंट होगा। जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनसे पहले ही ये साइन करवा लिया जाता है कि आप हमारी किसी भी कॉम्पिटिटर कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते यहाँ से रिजाइन करने के 3 साल के अंदर। अगर मैं ऑटो इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मारुति सुजुकी के पास काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसी की नॉलेज है। मैं हुंडई में जा सकता हूँ, किया में जा सकता हूँ, टाटा में जा सकता हूँ। आपने मुझे रोक दिया जाने से, तो बेसिकली आप अनएम्प्लॉयड ही हो जाओगे। बच्चे आईआईटी में जाते हैं, उनके पेरेंट्स बड़े प्राउड होते हैं, वो पड़ोसी में भी बता देते हैं कि जी 1 करोड़ का पैकेज लग गया। वो 1 करोड़ का पैकेज क्या है, उसमें मैं अगर आपको बाइफरकेट करके दिखाऊं तो उसके पास महीने के 2 लाख भी नहीं आ रहे। जीएसटी लॉ सेज कि अगर आपने 5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स इवेजन करा है तो आप जेल। एंड व्हाट्स द ड्यूरेशन इन दिस? अंटिल ग्रांटेड बेल और यू आर फाउंड नॉट गिल्टी। तो जितने का आपने मतलब फ्रॉड किया होगा, आपको उतना तो मेरे ख्याल से अपने वकील को ही देना पड़ेगा। टू स्टार्ट दिस डिबेट फ्रॉम द वेरी बेसिक ना, अभी जैसे हर जगह लेबर लॉ पढ़ लो, आप इन जनरल कुछ भी पढ़ लो, ये कहते हैं कि एक आदमी किसी कंपनी में 8 घंटे से ज़्यादा कहीं काम नहीं कर सकता या 9 घंटे से ज़्यादा कहीं काम नहीं कर सकता, और हफ्ते का कुछ 48 आवर्स का कैप होता है। बिल्कुल। इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी ये बात कहीं फॉलो नहीं होती। कंपनीज में 10-10, 12-12 घंटे तक लोग रुक पाते हैं। कभी कभी चलता है, लेकिन ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे भी कुछ लोग ये काम कर रहे होते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि एक एम्प्लॉयर 8 से 12 घंटे किसी को काम करवा पा रहा है, 10 से 12 घंटे किसी को काम करवा पा रहा है, और फिर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है? बिकॉज देर इज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। अगेन हमारे कंट्री में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, देर इज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। अब मैं कहता हूँ कि लेबर लॉज आप पूरा अमेंडमेंट करके लेकर के आए, एक सिंपल सी चीज़ डालनी थी। आपने हर चीज़ का पोर्टल बना रखा है, डिजिटल भारत की तरफ हम मूव कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। एक पोर्टल बना दो कि भाई बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी है, चाहे आपके 2 एम्प्लॉय क्यों ना हो। अच्छा, ऐसा मैंडेटरी है, और उसमें जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी वो सीधा पोर्टल पे अपलोड होगी। वो पोर्टल गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी? गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी। जैसे इनकम टैक्स पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल है, और मल्टीपल पोर्टल्स है, ई वाहन का हर चीज़ का पोर्टल है, चालान के लिए पोर्टल है हमारे पास, मैसेज आता है पे नाउ। तो ये क्यों नहीं हो सकता? लेकिन अगर इन्होंने कर दिया, ये तो अंगूठा लगवा के बिठा देंगे वहीं पे ऑफिस में, चल भाई अंगूठा लगा दिया, बैठ के काम कर ले, अगर वैसा किया तो उसके पास एटलीस्ट देयर इज सम वे ना। वो वहाँ पोर्टल अगर है तो पोर्टल में खाली ये तो नहीं होगा कि बस अटेंडेंस आ गई, वो वहीं रिपोर्ट कर देगा। अच्छा, ऐसा? इफ यू आर मेकिंग अ पोर्टल, तो उस पोर्टल पे सिर्फ ये रीजन क्यों है पोर्टल बनाने का, क्यों उस पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस आए, ताकि आपके पास उसके बाद के स्टेप्स भी हों। वहाँ पे रिपोर्टिंग हो, वहाँ पे विजिलेंस हो, वहाँ पर ग्रीवियंसेस हो। लेकिन इसमें आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा अगर ये 8 घंटे वाली चीज़ हमें लागू करनी है? गवर्नमेंट को ऑब्वियसली इंटरफेयर करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू गिव द लीश टू द ओनर ऑफ अ पेट, जो कि उससे प्यार ही नहीं करता, तो वो क्या करेगा फिर? ओवर टाइम पहले भी होता था, आज भी होता है, बट अंटिल यू नो कि वो ओवर टाइम हो रहा है तो आपको पेमेंट मिलेगी ही नहीं। वर्कर्स के साथ क्या होता था, वर्कर जा रहा होता था 10 बजे, जब वो जाता था रजिस्टर में साइन करके या अंगूठा लगा के, उसके आगे वो गार्ड लिख देता था 8 बजे, 6 बजे। हाउ डू यू चेक? और अगर वो जाता है लेबर इंस्पेक्टर के पास या लेबर कोर्ट में, तो वहाँ सुनवाई होएगी, 3 साल, 5 साल, 6 साल लग जाएंगे, और जब तक जजमेंट आएगी तब तक तो आप पता नहीं कहाँ हो कहाँ नहीं हो। तब तक आदमी खत्म हो गया 12 घंटे काम करके। हाँ। खत्म। नहीं, अगर आप उस कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में चले गए तो वो आपको छोड़ेगी थोड़ी ना। वो आपको कंपनी नहीं छोड़ेगी। पहले वो तो आपको रखेगी ही नहीं। हाँ, सबसे पहली बात ब्लैक लिस्ट करवा सकती है। ब्लैक लिस्ट कर देगी, आप और कहीं काम नहीं कर सकते, उसके पास तो कर ही नहीं सकते, तो आपकी इनकम ही चली गई। अब बंदा सोचता है यार जो 15-20 हज़ार आ रहे हैं वो तो आए कम से कम, 2-3-4 हज़ार रुपए के लिए मैं क्या लड़ूं।
तो इसमें जो इंसान अभी ये फेस कर रहा है कि उसकी कंपनी उसको रोज 10-12 घंटे ऐसे काम करवा रही है कॉन्टिन्यूसली, लूप में फंसा है, तो फिर ऐसे केसेस में इंसान क्या कर सकता है? यू कैन अप्रोच लेबर कोर्ट, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, जो न्यू लॉ है उसमें यू कांट इवन डायरेक्टली गो टू लेबर कोर्ट। पर ये तो कह रहे हैं एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल है, मतलब ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं लोग। परसेप्शन और रियलिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। बीइंग अ लॉयर आई कैन टेल यू, हम्म पहले आप लेबर कोर्ट डायरेक्टली जा सकते थे। नाउ लेबर जो अमेंडमेंट आई है उसमें कहा है कि आपको पहले लेबर इंस्पेक्टर के पास जाना पड़ेगा। हम्म प्रोसेस बढ़ गई, अब वो देगा, फिर कंपनी अपील कर देगी, वो लेबर कोर्ट चले जाएंगे। तो प्रोसेस जब आपने लंबी कर दी, जहाँ आपने प्रोसेस लंबी कर दी वहाँ पे लेबर मर गया, हम्म सिंपल। अब इन्होंने ले ऑफ्स की जो बात है, पहले ले ऑफ्स हो जाते थे कि आपने 100 से ज़्यादा अगर आप एम्प्लॉयज़ को हटा रहे हो, वर्कर्स को हटा रहे हो, तो इट विल बी काउंटेड एज ले ऑफ। अब उसको 300 कर दिया, मतलब 299 एम्प्लॉयज़ आप हटा दो, वो ले ऑफ भी नहीं काउंट होगा। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ले ऑफ करने से पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। पहले आप 99 एम्प्लॉयज़ तक देयर वाज नो परमिशन रिक्वायर्ड, अब 299 तक देयर इज नो परमिशन रिक्वायर्ड। तो ये एम्प्लॉय के फेवर में कहाँ है? तो कायदे से देखा जाए 8 से 12 घंटे, ये 12 घंटे काम करने वाला जो एम्प्लॉई है, इसके पास है नहीं ज़्यादा ऑप्शन। अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। कोई खास ऑप्शंस हैं, बट वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद भी कोई खास फायदा नहीं है। और प्लस उसके पास वो फाइनेंशियल बैंडविड्थ भी नहीं होगी। फाइनेंशियल बैंडविड्थ है ही नहीं। अब आप कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या कर देती हैं कंपनीज, इफ आई गो इनटू दैट, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे पहले ही ये साइन करवा लिया जाता है कि आप हमारी किसी भी कॉम्पिटिटर कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते यहाँ से रिज़ाइन करने के 3 साल के अंदर। अगर मैं ऑटो इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मारुति सुजुकी के पास काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसी की नॉलेज है, मैं हुंडई में जा सकता हूँ, किया में जा सकता हूँ, टाटा में जा सकता हूँ। आपने मुझे रोक दिया जाने से, तो बेसिकली आप अनएम्प्लॉयड ही हो जाओगे 3 इसके साल मैं क्या खाऊंगा? कुछ नहीं खा सकता, तो फिर मैं हाँ। रिजाइन भी नहीं कर सकता, मैं हाँ, फंस गया। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स यूज करते हैं। हाँ, उसके लिए अब क्या ऑप्शन है मेरे पास? मैं कोर्ट के पास जाऊं कि जी मुझसे गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, या ये कॉन्ट्रैक्ट गलत साइन करा रहे हैं, देयर इज नो लॉ। वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहे करा सकते हैं। उसमें आजकल ऐसा भी होता है ना कि ऑफर लेटर देने के बाद समटाइम्स दे डिक्लाइन द जॉब ऑल्सो, कि सब कुछ साइन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी फिर कंपनी कहती है कि भाई नहीं, हमारी सीट फिल हो चुकी है। दे गिव मल्टीपल रीजंस, कोई भी रीज़न दे देंगे, सीट फिल हो गई है हमारी, या अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा जो एम्प्लॉयर रिज़ाइन करने वाला था वो नहीं कर रहा रिज़ाइन, उसका रेजिग्नेशन होल्ड पे है, तो इसलिए अब हम आपको नहीं लेंगे। इससे बड़ा स्कैम मैं आपको बताता हूँ कंपनीज का, खास करके जो बच्चे आईआईटी में जाते हैं, उनके पेरेंट्स बड़े प्राउड होते हैं, वो पड़ोसी में भी बता देते हैं कि जी 1 करोड़ का पैकेज लग गया हमारे बच्चे का। वो 1 करोड़ का पैकेज क्या है? उसमें मैं अगर आपको बाइफरकेट करके दिखाऊं, तो उसके पास महीने के 2 लाख भी नहीं आ रहे। हाँ, वो लगता है बड़ा, वो लगता है उसमें ईसॉप्स कंपनी के शेयर्स डाल देंगे, उसमें बोनसेस डाल देंगे। अब बोनस की टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया वो भी इतने से ज़्यादा, तो आपको बोनस मिलेगा, नहीं किया तो वो मिलेगा भी नहीं। तो इसका मतलब तो मेरी था ही नहीं ना 1 करोड़ का पैकेज। ईसॉप भी मुझे मिलेंगे अगर मैं 5 साल काम करता हूँ कंपनी में, ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो और इसका कंपनी भी फिर लिस्टेड होनी चाहिए आगे जाके। हाँ, तो सबसे बड़ा तो वही है। फायदा ही नहीं है, 1 करोड़ का पैकेज था ही नहीं, वो तो 24 लाख का था। हाँ, बस दिखा दिया है, बड़ा कर दिया हर चीज के साथ। तो अब उससे कंपनी की गुडविल हो गई कि यार ये कंपनी बहुत बढ़िया है, तो 1 करोड़ के पैकेज दे रही है। हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस डाल देते हैं, सब डाल देते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को देना मैंडेटरी है, फिर भी मैं पैसे दे रहा हूँ उसके। कई कंपनियां, नॉट बिग कंपनीज, नॉट बिग प्लेयर्स, बट बहुत कंपनियां ऐसी करती हैं कि वो पीएफ भी ढंग से नहीं जमा करती। 50% पीएफ जमा होना चाहिए, जितना एम्प्लॉय कर रहा है उतना एम्प्लॉयर करेगा, एम्प्लॉयर उतना करता ही नहीं है। अब वो जाएगा पीएफ डिपार्टमेंट में, फिर वहाँ से वो उनको बोलेंगे, तब तक तो कितना टाइम निकल जाए, कोई चेक भी नहीं करता। तो या तो चालान के लिए जैसे मैसेज आता है वैसे मैसेज आ जाए कि आपके एम्प्लॉयर ने इतना पीएफ सबमिट करा है, वो भी नहीं आता। नहीं, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी आर लैकिंग बिहाइंड इन, और हमें उसके लिए लॉ लाने की बहुत ज़रूरत है।
और इसमें कॉन्ट्रैक्ट की भी एक चीज़ रहती है कि इंडिया में ना काफ़ी सारे लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लोगों को रखना शुरू कर दिया। पहले 6-6 महीने से शुरू करते, वो साल कब हो जाते पता ही नहीं चलता है। अब उनसे वो पूरा वो काम और मजदूरी करवा रहे होते हैं उस वे में कि वो एम्प्लॉय है कंपनी के, बट विदाउट एनी बेनिफिट्स, जस्ट अ बेसिक पे स्ट्रक्चर। ये इतनी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, आई टेल यू दिस। और ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत हो रहा है। मैं अगर कोर्ट्स की बात करूँ, कोर्ट्स में लीगल रिसर्चर्स अपॉइंट होते हैं, वो आर लॉयर्स, और उनको कोर्ट लीगल रिसर्चर अपॉइंट कर देता है अपने पास। दे आर कॉन्ट्रैक्चुअल 12 महीने के लिए। तो बेस यू आर एन एम्प्लॉय, आपको सैलरी मिलेगी जितनी भी है, 60,000, 80,000, 1 लाख, जो भी है, लेकिन आपके कोई बेनिफिट्स ही नहीं है। वाई? बिकॉज दिस इज कॉन्ट्रैक्चुअल। और हर जगह ये चीज़ हो रही है, सब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। और कॉन्ट्रैक्चुअल में सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा है, ना आपको पीएफ देना है, ना आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना है, ना आपको और कोई बेनिफिट देने हैं, कुछ भी नहीं देना। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी एज वेल। 12 महीने बाद वो बोलते हैं कि जी आप जाओ। एटलीस्ट अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ तो मेरे पास 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। एग्जैक्टली। अगर कंपनी मुझे 1 मंथ का नोटिस पीरियड नहीं देती है तो मुझे 2 महीने की सैलरी देगी। क्यों है ये? कि अगर मैं एक कंपनी से निकला, मैं दूसरी जॉब ढूंढ सकूं, तो मेरे पास 2 महीने के पैसे तो होने चाहिए। एवरीवन इज वर्किंग डे टू डे। सबको जो पैसे महीने के आ रहे हैं वो खर्च हो जाते हैं आज की डेट में, जो डेटा कहता है। ऑफ कोर्स देयर आर नो सेविंग्स। तो उसके पास 2 महीने के पैसे होंगे तभी तो। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में उसके पास वो है ही नहीं, वो तो अगले दिन से ही बेरोजगार हो गया। बेनिफिट्स भी उसके पास नहीं है। जॉब में रहते हुए उसको कुछ बीमारी हो जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस उसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल था, तो एम्प्लॉयर देगा ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट लूप होल इस पूरे हमारे इकोसिस्टम का। एम्प्लॉयर रूल्स आप जितने ही बना लो, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रख लेगा। एंड मैनी पीपल आर डूइंग दिस। आजकल जो मैं देखता हूँ, ज़्यादातर बिजनेसेस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रख रहे हैं, ताकि उनको कोई भी चीज़ सरदर्दी ना, और जब मन चाहे छुटकारा पा ले। जोमेटो, स्विगी, सबके गिग वर्कर्स हैं। देखा जाए तो इट इज अ वेरी जो गुड डिलीवरी पार्टनर्स है। डिलीवरी पार्टनर्स। अच्छा, दे आर गिग वर्कर्स। यस, हाँ। देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट एज सच। मैंने ऐप डाउनलोड करी, ऐप में टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करी और स्टार्ट वर्क कर दिया। मान लो मैंने 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए स्टार्ट किया, आधे घंटे बाद बंद कर दिया। मेरी एम्प्लॉयमेंट कितनी देर की थी? आधे घंटे की, बट दैट वाज कॉन्ट्रैक्चुअल। मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, सिर्फ उस आधे घंटे के पैसे मिल रहे हैं। हाउ एम आई सिक्योर्ड? बाहर की कंट्रीज में अगर आप एम्प्लॉयड भी नहीं हो ना, तब भी इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। आप एक्चुअली हॉस्पिटल में जा कर के अपना इलाज करा सकते हो, आप इंश्योर्ड हो। बट यहाँ पे जो एम्प्लॉयड है उसका भी नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो सिक्योर कैसे रहेगा एम्प्लॉय? 70 घंटा काम करके ये तो चाहते हैं कि 70 छोड़ो, आप 80 करो। 80 करो यार, 80 घंटे काम करो, ऑफिस में ही सो जाओ ताकि रेंट के पैसे बच जाए। वही करना चाहते हैं। नहीं, बस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वही काम करते रहें, और जो एम्प्लॉयर है वो मज़े करे, वो मज़े करता रहे। नहीं, वही चल रहा है अभी। इसमें यह है कि अब बेचारा कोई थोड़ा थक हार के अगर रिजिग्नेशन की तरफ भी जाता है, चाहे मेरे को लगता है बड़ी कंपनीज में ज़्यादा होता होगा, नॉट स्टार्टअप्स, कि उन्होंने रिज़ाइन करने का सोचा एंड दे गेव देयर पेपर्स एंड दे वर लाइक कि अब जाना है। बट उनको किसी ना किसी तरीके से कंपनी वाले मैनिपुलेट करके रख लेते थे कि रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर होल्ड करके रख लिया, या फिर बोल दिया कि ये क्लॉज था, इसकी वजह से यू हैव टू स्टे, और उसके बाद कई बार कम सैलरी पे काम करवा लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में चल रहा है। बैंक्स में सबसे बड़ी एक तो आरबीआई की गाइडलाइंस है, वो चेक करते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ कितने चेंज हो रहे हैं, रिज़ाइन कितनी जल्दी कर रहे हैं, तो उससे फिर आपका स्कोर कम होता है। ये आरबीआई चेक करता है कि हाउ हेल्दी इज़ अ बैंक, आप एम्प्लॉय रिटेन कर रहे हो या नहीं। अब ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दोगे तो वो रुकेगा, लेकिन अब वो देंगे तो भाई फिर पैसे कैसे कमाएंगे, चूसेंगे कैसे एम्प्लॉयज़ को। तो उसको रोकने के लिए कि जैसे ही कोई एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन डाला, इनके पास एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है बैंक्स के पास। उस विजिलेंस डिपार्टमेंट में उस पर्सन की किसी भी प्रीवियस ट्रांजैक्शन को लेकर के, रियल और फेक, और एक विजिलेंस
इंक्वायरी इनिशिएट कर देते हैं। हम्म जैसे ही वो इंक्वायरी इनिशिएट करे दे कैन होल्ड देयर रेजिग्नेशन। हम्म इंक्वायरी चल रही है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 साल तक बंदे को उसी सैलरी पे काम करना पड़ रहा है, हम्म जबकि ही हैज़ अ गुड ऑप्शन टू गो टू सम अदर प्लेस या अपना काम करने के लिए जहाँ पे वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है, लेकिन वो उसी मीगर सैलरी पे वहीं काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिग्नेशन ऑन होल्ड है, वो कर ही नहीं सकता रिजाइन। हम्म। तो अगर ऐसा किसी का केस चल रहा हो कि उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना हो रहा हो, तो व्हाट दिस पर्सन कैन डू? व्हाट दे कैन डू इज दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द बैंक, और अ कंपनी। हाँ, और अ कंपनी कि योर होल्डिंग माई रेजिग्नेशन इज रॉन्ग। हम्म आप स्पेसिफिक इंजंक्शन में जा सकते हो, हम्म कोर्ट के पास पावर्स होती है टू से कि भाई आपने जो रेजिग्नेशन होल्ड कर रखा है ये गलत है, यू विल हैव टू लेट हिम गो, और जो इनके पर्क्स हैं वो भी आप सारे दो। हम्म। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कुछ केसेस में रोक के रखते हैं ऐसी कंपनीज वाले। मल्टीपल टैक्टिक्स दे यूज, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है उसमें वो कुछ भी करके डिडक्शंस अपने आप काट देते हैं। हाँ, लैपटॉप का काट लिया, इसका काट लिया, उसका काट लिया। जी आपने लैपटॉप नहीं दिया जबकि लैपटॉप दे दिया, या लैपटॉप दिया उसमें डैमेज था जबकि डैमेज भी नहीं था, हाउ वुड यू वेरीफाई? हाँ मल्टीपल चीज़ें आपने यही नहीं करा, आपके वो ट्रैवल एक्सपेंसेस जो थे वो रीइंबर्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि दैट वर फेक, हाँ दोज वर फेक, तो फिर वो कर हटा दिया। हाँ। और एफएनएफ देते, वो तो देने की बात तो अलग है, वो देते कितना लेट है। अब लेबर लॉ में कुछ ऐसा है कि जैसे ही एम्प्लॉय रिजाइन करे तो उसके 2 दिन में अंदर अंदर, उसकी रेजिग्नेशन के 2 दिन के अंदर अंदर आपको उसका एफएनएफ देना है। कंपनीज ये 45 डेज फॉलो करती है, कुछ फिर भी महीनों तक नहीं देती है, तो उसमें भी मुझे लगता है प्रॉब्लम काफ़ी आती है। ये तो अब है, बल्कि एक केस में बताता हूँ, ही वॉज माई फ्रेंड ओनली। उसको एफएनएफ जो उसका बनाया कंपनी ने, एक तो वही एकदम फेक गलत बना दिया, बहुत कम, मतलब अगर उसे 3-4 लाख मिलने चाहिए तो 30,000 बना दिया। इतना कम? हाँ हाँ, कुछ भी अनाप शनाप उसमें चीज़ें डिडक्शन दिखा करके और 30,000 बना दिया, और वो भी पे नहीं करा, हाँ ऊपर से उसी पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर रखा है कोर्ट में कि आपने हमारे कंपनी का जो पेन ड्राइव है या ऑथराइज्ड डिजिटल सिग्नेचर हैं वो आपके पास रखे हुए हैं, इसीलिए हम हमारे डैमेजेस हो गए, तो फिर ये केस कर दिया उसी के ऊपर। अब वो क्या करे, उसके पैसे तो आए नहीं जो आने चाहिए थे, ऊपर से केस और हो गया, उससे ही पैसे मांग रही है कंपनी। डैम। तो ऐसे केस में फिर उन्होंने क्या किया? आई एम रिप्रेजेंटिंग हिम, और उसमें हम एक क्रॉस सूट फाइल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कि भाई आपने जो पैसे ये एफएनएफ का बनाया है, एक तो यही गलत है, मुझे आपसे इतने पैसे लेने हैं, दूसरा आपने जो मेरा टर्मिनेशन किया था वो इलीगल था, और दूसरे ये आप जो डैमेजेस की बात करते हो ये मेरे बनते ही नहीं है। अगर मैं ऑथराइज सिग्नेटरी हूँ, मेरे डिजिटल सिग्नेचर है, तो वो तो मेरी प्रॉपर्टी है ना, कंपनी की प्रॉपर्टी थोड़ी है। यू विल हैव टू डिफेंड इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन, एंड बेटर टू फाइल अ काउंटर केस, तभी कंपनी को समझ में आएगा कि हाँ इससे पंगा नहीं लेना। और अगर कोई फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो एक मिड स्केल में आता है एंड कांट अफोर्ड अ लॉयर और समथिंग लाइक दैट, और उनका एफएनएफ ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं फिर? देखिए, जो भी पर्सन है जो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट गवर्नमेंट, कि उन्होंने लीगल एड लॉयर्स दे रखे हैं। अच्छा। हर कोर्ट में एक लीगल एड सेल होता है, आप वहाँ जाइए, उनसे मिलिए, उनको अपने जो भी इशू है वो बताइए, एंड दे विल एडवाइस यू कि क्या करना चाहिए, और आपका जो केस फाइल होना चाहिए वो भी वो करवा देते हैं। तो यू हैव अ वेरी गुड ऑप्शन, हर कोर्ट में लेकिन एक वो काम में आता है सच में? ये कह सकते हैं, जिसको अच्छा लॉयर मिल गया लीगल एड में उसके काम आ जाएगा, लक के बेसिस पे बेसिकली। लक के बेसिस पे, और यू कैन ट्राई, हाँ एक कोर्ट में नहीं हुआ दूसरे कोर्ट में चले जाओ। बट इन जनरल मतलब बोथ एज अ लॉयर एंड एज अ पर्सन, अगर आपके पास कोई इंसान जेन्युइनली आपको पूछ रहा है एफएनएफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फिर रेजिग्नेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डू यू सजेस्ट देम टू फर्स्ट टॉक टू योर पीपल इन द कंपनी, उसके बाद लीगल में जाना, या लीगल पहले आपको चूज कर लेना चाहिए? नहीं, देखिए, कोई भी केस है वो आप जब तक आपके पास एविडेंसेस नहीं है ठोस, आपको कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए। तो फर्स्ट थिंग दैट आई सजेस्ट इज यू बिल्ड योर ईमेल ट्रेल, आप उसको रिस्पॉन्ड करो ना एफएनएफ गलत कैसे है। अच्छा, आप ईमेल्स भेजना शुरू कर दो।
आप ईमेल्स भेजो, आप अपने प्रूफ्स बनाओ कि कैसे कंपनी गलत है। क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी को लीगल नॉलेज बहुत अच्छी है। जैसे ही उसे दिखेगा कि यार ये पर्सन लीगली साउंड काम कर रहा है, और आगे जाके प्रेडिक्ट कर लेगा कि यार मुझे हारना ही है, आगे जा करके मुझे अपने लॉयर्स को पैसे देने पड़ेंगे, सारी चीज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज ही इज़ लीगली साउंड, तो फिर वो वहीं कर देंगे उसको क्लियर। तो आपको सबसे पहले तो अपनी ईमेल ट्रेल अच्छी बनानी है, अपने एविडेंसेस अच्छे बनाने हैं। उन्होंने एफएनएफ जो बना के दिया वो कैसे गलत है, उसका रिप्लाई करना है उसी टाइम कि ये ऐसे गलत है। जैसे आप एविडेंसेस बना लोगे तब भी कंपनी कुछ नहीं करती है, ये कैन सेंड अ लीगल नोटिस, बिकॉज लीगल कॉस्ट हर चीज़ की बढ़ती चली जाती है। लीगल नोटिस इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है, देयर इज अ चांस कि उसी से काम हो जाए, डराने से बेसिकली। हाँ। और मुझे लगता भी नहीं है कि मैक्सिमम लोगों को पता है इस बारे में कि लीगल नोटिस ऐसे सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी वाला होता है विच इज़ एक्चुअली एक्शनेबल। हाँ, वरना लोगों को सीधे लगता है कि आ गया भाई, चलो कोर्ट से आ गया कुछ। ये परसेप्शन है, क्योंकि अब क्या होता है कि जो कोर्ट का जो समन आता है वो भी एक अच्छे से फॉर्मेट में आता है, और जो लॉयर भी भेजता है वो भी अपने लेटर हेड पे बढ़िया फॉर्मेट में बना के भेजता है। हाँ, तो ये परसेप्शन क्रिएट हो गया कि हाँ ये जो लीगल नोटिस है ये एक बहुत अच्छा वैलिड डॉक्यूमेंट है। वैसे इट इज़ अ वैलिड डॉक्यूमेंट इन कोर्ट कि हाँ जी हमने लीगल नोटिस भेजा था। इवन इन केसेस ऑफ चेक बाउंसिंग इट इज़ मैंडेटरी। 138 का जो केस होता है इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कि आपने मुझे चेक दिया और वो चेक जब मैंने बैंक में लगाया तो वो बाउंस कर गया, पैसे मिले नहीं, तो मैं आपके ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे विद इन अ मंथ नोटिस भेजना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। लेकिन अदरवाइज वैसे रिकवरी के नोटिस जो होते हैं वो मैंडेटरी नहीं होते, बट हाँ लोगों को लगता है कि मैंडेटरी है, क्योंकि उनसे काम भी हो जाता है बहुत बार। तो करण, हमने यार इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, बिजनेसेस, कॉर्पोरेट में इतने सारे लॉज के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, केसेस देख लिए। अब ये सारी चीज़ें हमने देखी, आपने कुछ का सोल्यूशन भी बताया, जैसे कैसे अगर एक एम्प्लॉय चाहे तो वो एक लेबर लॉ के रास्ते के थ्रू जा सकता है, लेबर इंस्पेक्टर के पास जा सकता है, और लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करते हैं। अगर ये लॉ एग्जिस्ट करता है कि 8 घंटे काम आपको नहीं करना चाहिए, 8 घंटे से ज़्यादा आपको काम नहीं करना चाहिए, 48 आवर्स का वीक कैप होना चाहिए, ओवर टाइम का आपको पे मिलना चाहिए, अगर ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती है फिर? तब हमारे कंट्री में ना इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो लोग हैं, these are government officials which are overburdened with many things, many tasks. एक तो प्रोसीजर इतने हैं, अब लेबर इंस्पेक्टर के पास कोई गया तो वो पूरा अपना एविडेंसेस लेगा, उसकी बात सुनेगा लेबर की, फिर कंपनी की बात सुनेगा, फिर उनके एविडेंसेस लेगा, तो वो पूरा एक केस ट्रायल देखेगा, उसमें 3 साल लग जाएंगे। तो एक तो ये ओवरबर्डन है। सेकेंड थिंग इज जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आर ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट इंसेंटिवाइज्ड फॉर देयर वर्क। अगर एक लेबर इंस्पेक्टर है, उसको पता है कि मेरी प्रमोशन तब होगी जब मैं महीने के 100 केस सॉल्व कर दूंगा, या मेरे को इंसेंटिव मिलेगा या कुछ बोनस मिलेगा या मेरी पे ग्रेड बढ़ जाएगी अगर मैं अपना काम ज़्यादा अच्छे से करता हूँ, ज़्यादा इफेक्टिवली करता हूँ, मैं ज़्यादा केसेस सॉल्व करता हूँ, या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है इन एनी फील्ड। कोई एमसीडी का ऑफिशियल है, उसके पास ये उसके ऊपर तलवार है कि भाई अगर तेरे इलाके में कोई भी इंक्रोचमेंट होती है तो तेरा प्रमोशन रुक जाएगा। तो अगर परफॉर्मेंस बेस्ड हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बन जाता है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन हर टाइप के कानून की बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बिकॉज जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन्हीं के पास कोई इंसेंटिव नहीं है करने का। उनकी लॉबी इसको आने नहीं देगी, जो भी ब्यूरोक्रेट की लॉबी है। अगर हम कहने की भी कोशिश करें ना कि यार लेट्स ट्राई टू डू दैट, कॉर्पोरेट में जैसे करते हैं, आप पैसे लाओ, आप कमाओ यार, और आप पोजीशन पे जाओ, बन जाओ वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट। पीपल हैज़ टू डिमांड इट। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी है। हमने आज़ादी कैसे पाई थी? जब लोगों ने संघर्ष किया था। तो आज अगर लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है ही नहीं ब्यूरोक्रेट्स के लिए। उनका जो प्रमोशन है दैट इज एज बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड, कि आप 8 साल तक इस पोस्ट पे थे तो अब आपको प्रमोशन मिल जाएगा।
इट इज़ नॉट कि आपने उन 8 साल में करा क्या है। परफॉर्मेंस बेस्ड है ही नहीं। हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड इज़ वेरी लिमिटेड। जो ACR होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, उसको बस थोड़ा बहुत देखा जाता है कि हाँ अगर ये ठीक है, लेकिन द मेजर फैक्टर इज़ कि वो कितने साल से उस पोस्ट पे है, एक्सपीरियंस क्या है उसका, वही। उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती है। हाँ, नहीं अभी लोग इस पे बात करें, अभी लोगों को हवा लेने के लिए नहीं मिल रही है फुर्सत, यहाँ पे हवा नहीं आ रही सही से। ये तो फिर भी हमने काफी आगे के टॉपिक की बात कर ली। हाँ वही ना, अब वही है, अब ऐसे डिस्कशंस होते हैं इतनी बेसिक चीज़ों की। ब्यूरोक्रेसी तो कहाँ इतना दूर है, उसके लिए अलग ही बट आई थिंक दैट गेम इज द लगी हुई ओनली है। सॉल्यूशन, बिकॉज या देखा जाए तो पॉलिटिशियंस चेंज एवरी 5, 10, 15 years, ब्यूरोक्रेट्स स्टे फॉर अ स्टे लॉन्गर फॉर अ टाइम। लॉन्ग टाइम। अगर ब्यूरोक्रेट्स, जो हमारा सिस्टम का कोर है, वो अगर अच्छे से काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, तो फिर इवन पॉलिटिशियंस कांट डू एनीथिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द MCD ऑफिशियल विच हैज़ टू सी कि मेरे एरिया में सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है, एनक्रोचमेंट है या नहीं है। सही बात है। पॉलिटिशियन आपको एक गली में रोक देगा, 2 गली में रोक देगा, सारी गली में थोड़ी ना। सो आई थिंक द कोर वी हैव टू रिजॉल्व, कोर हमें ठीक करना पड़ेगा। ऑन दैट नोट ओनली, अब जैसे इंडिया की बात करें, ये वो वाला टाइम है यहाँ पे जब बिजनेसेस शुरू हुए थे, एक टाइम पे लाइसेंस राज हुआ करता था, बिल्कुल। डर हुआ करता था उसका कि वो आ जाएगा, ये हो जाएगा, सरकार तो मेरे पैसे लेने के लिए ही बैठी है। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये जो धंधे करने वाले की है इंडिया में, वो वहाँ से शेप अप हुई है कि यार रिस्क भी है, कुछ भी है, बट यार मेरे को धंधा करना है कुछ रिस्क लेके भी। नए वालों को तो अब पता है कि यार लीगली वी हैव टू वॉक द टॉक, हमको अच्छे से करना है, बट पुराने वाले नहीं समझते। तो जब व्हेन यू सी सिनेरियोज लाइक दिस कि जहाँ पे कोई बिजनेस वाला लॉ की फेंसिंग को तोड़ के कोशिश करता है कुछ करने की, हाउ डू यू सी दैट? तो आई विल कम टू दिस, बट बिफोर दिस आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोला कि जो पुराने बिजनेस ओनर्स थे, दे वर नॉट लीगली साउंड। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आई गॉट अ केस जिसमें देयर वाज अ हेयर कट फ्रेंचाइजी, वेरी बिग फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया, उनके पास उनके सैलून्स थे हेयर कट के। लेकिन उन्होंने क्या करा कि उनका एक ट्रेडमार्क था बहुत अच्छा, आई वोंट नेम इट, और वो अपने फ्रेंचाइजी दिया करते थे ऑल ओवर द कंट्री एंड फॉर सम अमाउंट। बट व्हाट दे डिड नॉट डू इज़ कि उन्होंने कोई लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं करा, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया, और कि मैं तुम्हें फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ इसका भी कोई एग्रीमेंट नहीं करा। दे वर नॉट लीगली साउंड। अब उससे हुआ क्या कि जो उनके फ्रेंचाइजी ओनर्स थे, उन्होंने पहली पेमेंट तो कर दी, कुछ ने दूसरी तीसरी भी कर दी। फिर वो सब अपना, जब उन्होंने रिसर्च करी, वो अपना फ्री बैठ गए कि ना कोई एग्रीमेंट है, मेल पे सारी चीज़ें हो रही हैं, ना इनके पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, वाई शुड आई पे। तो उनका बहुत अच्छा ट्रेडमार्क नेम यूज़ करके बढ़िया सैलून भी चला रहे हैं, और फ्रेंचाइजी के पैसे भी नहीं मिले ओनर को। तो फिर अब क्या होगा, दे विल स्टार्ट इनकरिंग लॉसेस। बाद में फिर वो जगते हैं कि यार मेरे को अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहिए था, मेरे को प्रॉपर एग्रीमेंट्स करने चाहिए थे। बट नाउ every entrepreneur, every new startup, from the very beginning, what I can see is, मैं कुछ startups को भी represent करता हूँ, and what I have seen is कि from the very basic inception of their company, हर एक चीज़ के उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर एक चीज़ वो लीगली साउंड चलते हैं कि कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए, कोई अधिकारी हमें कुछ ना कह दे। हाँ, कोई न्यूज़ पे डर मुझे लगता है कि ये भी है कि बिकॉज मोस्टली स्टार्टअप जो है उन्होंने फंडिंग भी यूएस के वेंचर कैपिटलिस्ट से ली हुई है, तो दे कांट पुट देयर मनी एट सम प्लेस जहाँ पे ऐसे टाइसी हो चीज़ें। एंड देन दे सजेस्ट ऑल्सो, एंड इवन मल्टीपल टाइम्स जो इन्वेस्टर है वो ही एग्रीमेंट भेजता है कि भाई ये एग्रीमेंट तू साइन करेगा अपने सारे वेंडर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, तभी मैं आ रहा हूँ ऑन बोर्ड। अच्छा, ऐसा भी होता है? राइट, हाँ, बहुत होता है। सो इन्वेस्टर्स विल कम विद देयर ओन अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज हाउ आई वांट बिजनेस टू ऑपरेट। ठीक है, बिजनेस जो आप कर रहे हो उसमें आपकी एक्सपर्टीज है, आप कर रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन लीगली कैसे चलना है वो मैं आपको गाइडेंस दूंगा, उस हिसाब से आप चलोगे तभी मेरा पैसा सेफ है, तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू बी लीगली साउंड ऑल्सो, क्योंकि आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल गया विद द इन्वेस्टर, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, आपको ये भी पता लग गया कि मेरे को कैसे अपने आप को सेफ गार्ड करके रखना है, क्योंकि फाइनली उसे अपना पैसा सेफ गार्ड करना है, तो आप हो ही गए साथ के साथ।
तो ये चीज़ें होती हैं. हम्म नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन की जो कंपनीज हैं, हम्म अब कंपनीज आ गई आफ्टर 1990, एमएनसीज आने लगी इंडिया में, आवर इकोनॉमी बूस्टेड. तो बाहर की बहुत सारी कंपनीज आई, उन्होंने कैसे हमारे रूल्स हमारे अमेंड होते चले गए, कैसे उन्होंने करा. अब एक इसमें प्राइम एग्जांपल है वोडाफोन का. हम्म वोडाफोन ने क्या किया था कि व्हाट दे डिड इज, उन्होंने एक फॉरेन कंपनी को खरीदा. अच्छा ठीक है. वोडाफोन इन इटसेल्फ इज रजिस्टर्ड इन लंदन, फॉरेन में रजिस्टर्ड है. उन्होंने फॉरेन की एक कंपनी खरीदी और फॉरेन में ही ये ट्रांजैक्शन हुई, इंडिया के बाहर. हम्म लेकिन जिस कंपनी को खरीदा वो कंपनी ओन करती थी एक इंडियन कंपनी को, जो कि है. हचिंसन एसआर. अच्छा. तो उसको वो ओन करती थी. हम्म अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या करा, उन्होंने एक पेनल्टी एंड डिमांड रेज कर दी, टैक्स डिमांड 11,000 करोड़ की ऑन वोडाफोन. ऑन वोडाफोन कि यू हैव टू पे दिस. वाई? क्योंकि आपने जो अंडरलाइंग एसेट है वो एक इंडियन कंपनी है, उसको खरीदा है. बेशक आपने ट्रांजैक्शन फॉरेन में करी हो, फॉरेन कंपनी के साथ करी हो. हम्म सो ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग अमाउंट. तो फिर वोडाफोन गई कोर्ट में, मैटर वेंट अप टिल सुप्रीम कोर्ट. हम्म सुप्रीम कोर्ट ने कहा फाइनली, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये ट्रांजैक्शन हुई तो लॉ ये कहता था कि अगर आपने फॉरेन में कोई ट्रांजैक्शन करी है विद एनी फॉरेन कंपनी तो फिर वो टैक्सेबल नहीं है, इवन इफ द अंडरलाइंग एसेट इज इंडियन. उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि अगर अंडरलाइंग एसेट इंडियन है तो आपको टैक्स देना होगा. अब जब लॉ नहीं है तो फिर आप डिमांड रेज ही नहीं कर सकते. वोडाफोन वन. हम्म अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम इस लूप होल को बंद करते हैं. बंद कैसे करा? उन्होंने एक कानून बनाया कि अगर अंडरलाइंग एसेट इंडियन है देन यू विल हैव टू पे द टैक्सेस इंडिया में. बट उन्होंने गलती क्या कर दी कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली कर दिया एप्लीकेबल लॉ. व्हाट डज दैट मीन? कि जो लॉ है वो आज पास हुआ 2025 में, लेकिन एप्लीकेबल होगा 2005 से. ये कैसा मतलब मैथ है, वो समझ नहीं आया. गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि ईदर दे कैन मेक द लॉ जो कि आज से एप्लीकेबल है, हाँ. इफेक्टिव डेट आज की है. जैसे अब बीएनएस अगर आप देखो तो वो अब 2024 में एप्लीकेबल हुआ था जुलाई में. तो उनके पास पावर ये भी थी कि जी बीएनएस जो है वो 2010 से एप्लीकेबल हुआ. लेकिन ये पावर एक्सरसाइज करी नहीं जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में. बहुत कम केसेस में, 1% केसेस में ये पावर एक्सरसाइज करी जाती है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की. बट उन्होंने इसमें कर दिया कि अगर अंडरलाइंग एसेट इंडियन है, बेशक फॉरेन ट्रांजैक्शन है, तो आपको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, और पहले से एप्लीकेबल कर दिया उसे. अब वोडाफोन के ऊपर वापस से पेनल्टी आ गई टैक्स की, और डिमांड भी आ गई कि मुझे 11,000 करोड़ देने पड़ेंगे. सो दे वेंट इनटू आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, जिसमें आर्बिट्रेशन में ये डिसाइड हुआ कि नहीं, सरकार ने जो ये पहले से लॉ एप्लीकेबल कर दिया ये गलत है. आप लॉ बना दो, आज से एप्लीकेबल कर दो जब से आपने लॉ बनाया है, लेकिन वो पहले से एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए. अदरवाइज तो अगर हम ये कर देते हैं तो होगा क्या? जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, बाहर की जितनी कंपनियां आ रही हैं, आप टेस्ला को बुलाना चाह रहे हो, आप और कंपनी को बुलाना चाह रहे हो, वो सब आएंगे ही नहीं. उन्हें यही नहीं पता कि मैं कितना प्रॉफिट कर पाऊंगा, कितना मुझसे टैक्स वसूल लिया जाएगा. 10 साल बाद कोई लॉ आ जाएगा जो मुझसे पहले से ही सारा टैक्स ले लेगा, पुराने जो मैंने ट्रांजैक्शन करे उस पर भी टैक्स लेगा. तो देयर इज नो रिलायबिलिटी. कंट्री के लॉ में रिलायबिलिटी होनी चाहिए. तो यहाँ पे फिर मात खा गई सरकार हमारी. और वो वोडाफोन जीत गया. तो इस तरीके से, बट व्हाट वाज सीन फ्रॉम दिस होल फियास्को कि व्हाट वोडाफोन डिड वाज टैक्स अवॉइडेंस. उन्होंने लीगली जो आपका लॉ है उसी के रहते हुए करा जो करा, कोई भी कानून तोड़ा नहीं, टैक्स इवेड नहीं करा उन्होंने. इसीलिए ये चीज़ ठीक है. तो ये जीएसटी एक स्टार्टअप के लिए प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है, अगर आप इसको सिंपल वे में ब्रेक डाउन करना? अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो कोई भी एक स्टार्टअप है, उसके पास फंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है. उसको या तो खुद या फंडिंग सिक्योर करना भी बहुत मुश्किल होता है. लेकिन जिस दिन से उसने स्टार्ट करा उसके पास लीगल कंप्लायंसेस आ गए. GSTR 1 आपको हर महीने भरना है, GSTR 3 भी आपको हर क्वार्टरली भरना है,
GST 9 आपको एनुअली भरना है। अब ये एक लेमन पर्सन, इफ आई एम अ बिजनेस ओनर, मैं तो नहीं जानता इतनी सारी चीज़ें करना, तो आई विल ऑब्वियसली हैव टू हायर समवन। मेरे को GST कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, मेरे को अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, जो मेरे सारे फाइनेंशियल्स बनाएगा। ये खुद तो सारी नहीं चीज़ कर पाऊंगा। कर ही नहीं सकते आप, नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। और जिस दिन से आपने डिले किया उस दिन से पेनल्टी चालू है। तो आपको एज अ फाउंडर वरना अकाउंटेंट बनना पड़ेगा बिजनेस चलाने के अलावा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना पड़ेगा, नहीं तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हाँ। और इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि अगर आप GST कंसल्टेंट से भी बात करो, अकाउंटेंट से भी बात करो, तो उन्हें खुद ये लॉ समझने में बहुत टाइम लगा। वो खुद ही गलतियां करते थे, और फिर अब जब समझ में आने लगे तो अमेंडमेंट्स इतने आ रहे हैं, हाँ। उनको बार बार चेंज करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली दे विल चार्ज अ गुड फीस फॉर ऑल ऑफ दिस। तो आपको इतने पैसे जब उन चीज़ों में खर्च करने पड़ रहे हैं, आपका माइंड 50% इज ऑक्यूपाइड देयर कि भाई मुझसे गलती ना हो जाए, कोई टैक्स पे करने में, कोई रिटर्न भरने में, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, वो तो कम ही हो जाएगा, वो चला जाएगा। एग्जैक्टली। एंड प्लस अब तो ऐसा हो गया ना कि एवरीथिंग दे आर मॉनिटरिंग। सेविंग्स अकाउंट है तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, करंट अकाउंट है तो 50 लाख से ज़्यादा आपका वो विड्रॉल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अब कुछ लोगों ने बोला था कि UPI ट्रांजैक्शंस को भी दे वांट टू लाइक गेट इनटू दैट एज वेल। 5,000 के ऊपर की ट्रांजैक्शंस के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं। दे कैन इवन एज पर द न्यू लॉ आपके फेसबुक मैसेजेस, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, वो सब देख करके ये देखेंगे कि आपका एक्सपेंडिचर कितने हैं। डैम, ये कौन सा लॉ है? हाँ, ये इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट। ये अभी विंटर पार्ल सेशन में आया क्या ये? हाँ, अच्छा। व्हाट दे वांट टू डू इज कि आपके व्हाट्सएप चैट्स भी देखेंगे, आपके फेसबुक मैसेजेस देखेंगे, एंड आपको पता भी नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दे विल सेंड द नोटिस टू व्हाट्सएप कि भाई हमें इसके पर्सन के ये सारे चैट्स चाहिए, आप दे दो। और व्हाट्सएप का वो they will इनक्रिप्शन have to- वाला सब। दे विल हैव टू कंप्लाई। अच्छा, वहाँ पे कुछ नहीं इनक्रिप्टेड, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो व्हाट्सएप बोलता है? व्हाट्सएप में अगर है भी, फेसबुक में नहीं है। कितना है व्हाट्सएप में? बिकॉज देयर आर पब्लिक चैट्स आल्सो, जो आप बिजनेसेस के साथ चैट करते हैं, दे आर नॉट टू एंड इनक्रिप्टेड। ऑफ कोर्स। तो फिर वो सारा डेटा चला गया, देयर इज नो प्राइवेसी लेफ्ट एट ऑल। सिर्फ इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स असेस करने के लिए आप इतनी चीजें कर रहे हो। 130 करोड़ की जनता है, आप कितना कर लोगे? किस किस के आप इनकम टैक्स देखोगे? कैश पे भी नजर रखनी है। हाँ, कैश का भी उनको सारा कुछ ट्रैक करना है। आई थिंक द वे इट इज बीइंग डन इज नॉट राइट। If you want to assess income tax, then yeah, you will have to close your loopholes. जो भी लोग लूप होल्स यूज कर रहे हैं, आप उनको खत्म करो। तो इस पे ही आई वाज कमिंग टू दिस ओनली कि ये जो टैक्स बचाने की ये जो आर्ट आजकल लोग सीख रहे हैं कि दुबई में कंपनी रजिस्टर कर लेंगे, या फिर बाहर कहीं फॉरेन में कोई शेल कंपनी बना देगी, दैट ऑल इज लीगल। सी हाउ यू डू इट इज द क्वेश्चन, कि आप कैसे कर रहे हो। अब देखो, आप अपने दुबई में कंपनी खोल सकते हो, देयर इज नो इशू, क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स है ही नहीं। हाँ, यानी जो भी वहाँ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ के लॉ की, वो आपको पूरी करनी होगी। उसके बाद आप कंपनी खोलो अपनी, और जो भी टैक्स है वो एज पर लॉ आपको पे करना पड़ेगा। अगर इंडिया की ट्रांजेक्शन है, इंडिया में पे करना पड़ेगा, वहाँ की है तो वहाँ का जो लॉ है उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा, अगर नहीं तो नहीं पे करना पड़ेगा। बट वॉट पीपल डू इज, अब जैसे आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पास भी ऐसा एक केस आया था। उन्होंने क्या करा कि जी मैं आपके पास आया, आप बैंक हो, मैंने कहा जी मुझे एक थर्ड पर्सन से कुछ सामान खरीदना है और दुबई एक्सपोर्ट करना है, तो आप मुझे लोन दे दो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है सामान खरीदने के। आपने कहा जी ठीक है, एक बार अपने अकाउंट्स दिखा दो, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बढ़िया है, आप हेल्दी हो फाइनेंशियली, मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे बड़ा मोटा 5-10 करोड़ का लोन ले लिया, आपसे पेमेंट करा दी, जिससे मुझे माल खरीदना था उससे। जैसे नॉर्मली होता है, अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है तो डीलर को पेमेंट हो जाएगी और मैं गाड़ी ले लूँगा। तो मैंने माल लेना था, मैंने माल ले लिया, आपसे उसको पेमेंट करा दी। अब आपकी पेमेंट मैंने रोक दी, आपका जो लोन मुझे देना था वो मैंने दिया नहीं। अब आपने बाद में मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाई, तो आपको पता चला कि जिस कंपनी से मैंने माल लिया वो भी मेरी है, वो मेरे वाइफ के नाम पे रजिस्टर्ड है। आपको बेवकूफ़ बनाया गया। बेवकूफ़ बनाया। फिर मैंने कहा जी ये माल तो मैंने दुबई एक्सपोर्ट कर दिया। तो आपने पूछा फिर दुबई वालों से पैसे आए होंगे, वो कहाँ है? अरे जी दुबई वाले तो कह रहे हैं कि ये माल खराब है।
अपना ही माल खरीद के लोन ले लिया हाँ। और अपना ही माल बेच दिया और बोल दिया कि खराब माल था। अरे दुबई वाली कंपनी से आप पूछो तो दुबई में आपको पता चलेगा कि ये भी इन्हीं की कंपनी है, एज यू सेड की शेल कंपनीज हैं। तो ये सारा जो फ्रॉड है ये भी लोग बहुत करते हैं और ये गलत है। लेकिन अगर आप लीगली चल रहे हो कि आपने दुबई में फॉर टैक्स अवॉइडेंस पर्पस के लिए आपने कर रखी है और आपका काम है एक्चुअली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ़ यू आर फ्रॉडिंग द गवर्नमेंट और किसी और पर्सन को, ऐसे बैंक को, जो कि बहुत लोग करते हैं, मल्टीपल केसेस जो कि यहाँ से जा चुके हैं इंडिया को स्यू कर चुके हैं, तो फिर वहाँ पे इलीगैलिटी आ जाती है। दैट इज नॉट बट वहाँ पे फिर मेरे ख्याल से स्केल ऑफ द होल, इफ पुट लाइक दैट, द स्कैम इज ऑल्सो वेरी बिग, कि उन लोगों ने, उनके फिर अमाउंट भी बहुत बड़े बड़े इन्वॉल्व होते हैं वैसे। हाँ, यानी इफ़ यू हैव टू, ऐसे आपको कोई भी चीज़ करनी है तो आपके पास, आप कम से कम 5-10 करोड़ का तो करोगे। सबसे छोटा प्लेयर भी इतने का तो करेगा। टैक्स एवेजन, हाँ, फ्रॉड करने का। इसमें सिर्फ यहाँ पे जो ये पूरी ट्रांजैक्शन हुई जो मैंने आपको बताया, इसमें मैंने बैंक को भी ठगा है, इसमें मैंने सरकार के जीएसटी डिपार्टमेंट को भी ठगा है, क्योंकि मैंने जीएसटी भी पे नहीं करा था। मेरी कंपनी शेल है, ये वाली भी मेरी कंपनी थी, ये भी शेल थी, दुबई वाली भी शेल थी, मैंने जीएसटी भी नहीं भरा। और मैंने कस्टम डिपार्टमेंट को भी ठगा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक आया कस्टम एक्सपोर्ट करने पे, जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हिंदुस्तानी सरकार हमें एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव देती है, विच इज़ ड्यूटी ड्रॉबैक। वो मिला मुझे सरकार से, वो भी मैंने खा लिया। तो मैंने सरकार को भी फ्रॉड कर दिया, मैंने बैंक को भी कर दिया, और हो सकता है उस माल जो मेरी कंपनी ने पहले जिससे लिया था उसको भी कराऊं। तो ऐसे लोग भी हैं जो कि खुले आम टैक्स इवेड कर रहे हैं, फ्रॉड भी कर रहे हैं साथ के साथ। बट अगर मैं आपको सीरियसली पूछूं, क्योंकि आपका पूरा टाइम ही निकल गया है करते हुए, देखते हुए इन सारी चीज़ों को, कि ये टैक्स एवेजन का रास्ता है जो लोग ऐसे बिजनेस वाले लेते हैं, यहाँ से पैसा बचा लूँ, यहाँ से टैक्स बचा लूँ, क्या किसी को ये लेना चाहिए, या जेन्युइनली जो सीधा रास्ता है टैक्स भरने का, जीएसटी भरो, इनकम टैक्स भरो, आराम से जियो अपना और बिना किसी प्रॉब्लम के रहो? देखो, ये जो है ना, ये शॉर्टकट तरीके हैं और ये ज़्यादा देर सर्वाइव करते नहीं है। कोई भी गलत चीज़ ज़्यादा देर सर्वाइव करेगी ही नहीं। आप आज एक शेल कंपनी बनाओगे, फिर आप उसको बंद कर दोगे। तो टैक्स इवेजन इज़ नेवर एन आंसर। आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हो सारे कंप्लायंसेस करके, सारे टैक्स पे करके। हाँ, क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा कंप्लायंसेस हैं जो कि हमें कम करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। जो गवर्नमेंट है उसे कुछ लॉज ऐसे पास करने पड़ेंगे जिससे हम बेटर स्टार्टअप्स के इंडेक्स में भी अच्छा, कि हमारे कंट्री में ईज ऑफ बिजनेस है उसमें पहुंच सके, अच्छे रैंकिंग पे जा सके। उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे कंप्लायंसेस ईजी हो, कम हो, ऐसे हो कि एक लेमन भी कर सके। अगर मुझे समझ में आता है थोड़ा बहुत भी तो मैं कर सकूं, ऐसे होने चाहिए। बस वो चीज़ें हैं। लेकिन इवन आज की डेट में जो भी टैक्सेस हमें पे करने हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन है, वो सब करते हुए भी आप इजीली, अगर आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है तो आपको ये सब टैक्स इवेजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन इजीली अर्न प्रॉफिट्स, बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट टर्म गेम। आप टैक्स इवेड करके थोड़ा सा दिन कमा लोगे, फिर एक दिन आप जेल में डाल दिए जाओगे। बस सीधा जेल ही, कोई पेनल्टी वेनल्टी कुछ नहीं, जेल हो जाती है। इफ सीधा यू, जेल। हाँ, जीएसटी लॉ सेज कि अगर आपने 5 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स इवेजन करा है तो आप जेल जाओ। एंड व्हाट्स द ड्यूरेशन इन दिस? Until granted bail or you are found not guilty. हाँ, तो जितने का आपने मतलब फ्रॉड किया होगा, आपको उतना तो मेरे ख्याल से अपने वकील को ही देना पड़ेगा। There was a case that I was handling, and जैसे मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताई है कि भाई खुद की कंपनी से माल लेकर के लोन का भी फ्रॉड कर दिया, बाहर भी बेच दिया, वहाँ भी फ्रॉड कर दिया, सरकार से भी फ्रॉड कर दिया, सेम केस। तो उसमें अब फाइनली हुआ क्या, when the investigation started, उसका पता चल गया कि भाई इसने इतना इतना फ्रॉड करा है। He was arrested. जब अरेस्ट हो गया तो अब वो जेल में ही है। उसके द ऑपोजिंग काउंसिल ऑफ मी, आई वॉज, कि उसकी बेल ना हो, आई वॉज अपोजिंग द बेल। मैं चाहता था कि उसकी बेल ना हो बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग द बैंक। तो लेकिन जो दूसरा लॉयर था, ही वॉज द सन ऑफ एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
सो ही स्पेंट द मनी देयर ओनली। हाँ तो वहाँ पे उन्होंने पैसा खर्च किया बट नो रिजल्ट्स। हाँ थैंक गॉड कि हमारे पास इतना अच्छा जुडिशियल सिस्टम है दैट दे अंडरस्टूड कि यार ऐसे पर्सन को अगर हम बाहर छोड़ते हैं तो ये तो और फ्रॉड करेगा जा करके, ही इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर। तो फिर वो अभी तक तो जेल में ही है। इस पे भी आएंगे आराम से ईगो क्लैशेस के ऊपर। अनदर एस्पेक्ट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड वाज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशली जो बड़े एमएनसीज या बिजनेसेस ना छोटे वेंडर्स के साथ करते हैं, या इन जनरल भी जो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होता है, तो उस पर ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को ऑफ कोर्स जो पार्टी भेजेगी वो अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगी कि बिल्कुल सॉलिड हो हमारी तरफ से, लेकिन फिर सामने वाली की उसमें कोई स्पेस नहीं रहती, और फिर जो छोटा होता है उसके पास इतना वो नहीं होता है बैंडविड्थ कि वो जाके बोल सके कि हाँ यार ये मेरे हिसाब से नहीं है। वो बेचारा अपने पैसे के लेने की खुराक पे है कि भाई किसी तरह मेरा काम निकले। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे जो स्मॉल बिजनेस ओनर है जिसने अभी अभी स्टेप इन किया है अपनी इंडस्ट्री में, वो चाहता है यार मेरे को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, और वो बड़े प्रोजेक्ट लेने के लिए कुछ भी करेगा। तो अगर कोई बड़ी कंपनी है और वो उसे कोई अच्छा खासा प्रोजेक्ट देती है करने के लिए, तो वो कहेगा कि ठीक है यार इनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है मैं मान लेता हूँ, मेरे को एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस करना है और बिजनेस में मुझे फायदा हो रहा है इनके साथ करने से, तो व्हाई नॉट एक्सेप्ट देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अब ऐसे केस में जैसे एक मैं केस बताता हूँ, उसमें हुआ क्या कि एक बड़ी कंपनी ने छोटे से नए बिजनेस ओनर को अप्रोच किया कि आप मुझे पैंट शर्ट बना करके दे दो। उसने कहा जी ठीक है मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रेडी बैठा हूँ बनाने के लिए। तो उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आपको जो रॉ मटेरियल लेना है ना, फैब्रिक जो आपको लेना है वो लेना है इस थर्ड कंपनी से। अच्छा ठीक इसी से लोगे और बना के मुझे दोगे तो मैं लूंगा। ये लिखित में लिया इन्होंने इससे? नहीं, यही तो बात है। जो लिखित में है कॉन्ट्रैक्ट वो ये है कि आप मुझे फॉर एग्जांपल 100 टन शर्ट पैंट बना करके दोगे, दिस इज द रिटन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ओरली उसको ये बोल दिया कि अगर आप उसके साथ दूसरे पर्सन जिसको हम बोल रहे हैं वेंडर को, उसके साथ अगर आप रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आप उससे रॉ मटेरियल लोगे तभी मैं आपके साथ ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। अब ही इज अ न्यू बिजनेसमैन, उसको फील्ड में आना है तो फिर करना पड़ेगा, माननी पड़ेगी बात। उसने बात मान ली कि जी ठीक है मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और इनसे भी कर लेता हूँ आपके कहने पे, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है कि आपने कहा है कि मुझे इसी से माल लेना है। अब कल को क्या हुआ कि बढ़िया ट्रांजेक्शन्स चलती रही, मैं भी गुड फेथ में काम करता रहा, ठीक है, मैं उसको रॉ मटेरियल की पेमेंट करता रहा, आप मुझे मेरे शर्ट पैंट की पेमेंट करते रहे। और फाइनली आपको जो करना था, जो आपने पहले से सोचा हुआ था, आपने क्या करा, आपने उसको बोल दिया कि भाई थोड़ा सा माल ख़राब भेज दे, ये बना देगा, ये मेरे पास भेजेगा, मैं इसको मना कर दूंगा, माल भी रख लूँगा, पैसे भी नहीं दूंगा। ऐसे करके उससे अब मैं जो हूँ न्यू बिजनेस ओनर, मैंने रॉ मटेरियल तो ले लिया, अब मुझे उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। मैंने आगे उसको बना करके बेच भी दिया, उसकी पेमेंट मेरे पास आ नहीं रही, मैं तो दोनों तरफ से फंस गया। ये तो है। 2-3 करोड़ मेरे वहां फंस गए, 2-3 करोड़ मेरे इधर फंस गए। तो मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा। एंड इफ आई गो फॉर रिकवरिंग माई मनी, मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं उसको लीगल नोटिस भेज दूंगा कि जी मेरे पैसे दे दो, वो कहेगा नहीं आपका तो माल खराब था, मैं क्यों दूं। फिर मैं कोर्ट जाऊंगा। अब इंडियन कोर्ट्स भी ऑल नो कि आजकल कमर्शियल कोर्ट्स में, खास करके दिल्ली में या मुंबई में ऐसी जगहों पे फिर भी फास्ट ट्रैक प्रोसीजर हैं, लेकिन अदरवाइज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में तो आप 4-5 साल 6 साल बैठे रहो, और अगर आप 6 साल छोड़ो 6 महीने आपके पैसे अगर ना आए, बिजनेस न्यू बिजनेस ओनर के कैश फ्लो ना हो, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो पूरा डोमिनो इफेक्ट से आपका धंधा जाएगा, खत्म है धंधा। हाँ, ये डोमिनो इफेक्ट वाली बात बहुत वैलिड है मेरे ख्याल से, स्पेशली जो नए धंधे में आते हैं ना लोग, उनके लिए। तो इस पे एक और चीज़ होती है कि जो आपकी पेमेंट्स है वो रोकने का बहुत ट्रेंड है इंडिया पे, कि हर किसी को डिले करना है उसमें। अब जैसे एक हमारा एक्ट है जो MSMED एक्ट है, वो सीधे सीधे ये कहता है कि 45 डेज से ज़्यादा आप नहीं रोक सकते, उसके बाद आपको रिलीज करना ही करना है। बिल्कुल। तो लोगों के महीनों निकल जाते हैं, कुछ के साल निकल जाते हैं, लेकिन पैसे नहीं आते। इसके पीछे रीज़न ये है कि लॉ तो है बट द इम्प्लीमेंटेशन इज सो वीक कि वो ठीक है, मैं MSME हूँ, मेरे को पैसे लेने हैं बड़ी कंपनी से और विद इन 45 डेज उसे देने भी हैं, और अगर नहीं देगा तो उस पर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल है एज पर MSME एक्ट फ्रॉम द 56th डे। नहीं पे करता
मैं क्या करूँगा, मैं एमएसएमई के एक्ट के अकॉर्डिंगली एसडीएम को अप्रोच करूँगा। हम्म अब वो सुनेगा, वहाँ पूरा ट्रायल चलेगा, उसके बाद वो ऑर्डर करेगा कि जी हाँ मुझे पैसे मिलने चाहिए। सो ऑल ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन, इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि उतनी देर में तो उसका बिजनेस ही ख़त्म हो गया। इधर देयर शुड बी सम एस्क्रो अकाउंट हम्म कि जी यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो जो बिगर प्लेयर है वो वहाँ पे पैसे करके रखेगा। अगर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट आता है तो पहले उस एस्क्रो अकाउंट से पैसे रिलीज हो जाएंगे ताकि बिजनेस के कैश फ्लो में दिक्कत ना आए। एस्क्रो अकाउंट इज एस्क्रो अकाउंट होता है कि एक बैंक में एक एस्क्रो अकाउंट खुल जाता है जिसमें से ना मैं पैसे निकाल सकता हूँ ना दूसरा पर्सन पैसे निकाल सकता है। उसमें कुछ पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे पहले ही, ठीक है। जब आपने स्टार्ट करा अपने एग्रीमेंट। अब आप पैसे उसमें से तभी आपको बैंक देगा जब कोई कंडीशन मेट हो जाती है एग्रीमेंट की। जैसे कि मुझे आपसे लेने 1 करोड़ रुपए, आप 1 करोड़ रुपए नहीं दे रहे, तो कंडीशन मेट हो गई। बैंक आएगा जी एस्क्रो अकाउंट में जो 1 करोड़ है वो मैं आपको दे देता हूँ। जब आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा, अगर मेरे अगेंस्ट हो जाती है तो मुझे 1 करोड़ वापस करने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट, नहीं होती है तो फिर वो मेरे पास थे ही। तो मैं सेफ गार्ड हो गया। मेरी जो ट्रांजैक्शन में जो कैश फ्लो है, मेरा जो बिजनेस खत्म हो जाता वो बच गया। हमने एनसीएलटी एस्टैब्लिश किया 2016, आईबीसी कोड आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। द होल पर्पस वाज कि भाई जो भी बिजनेस है वो रिवाइव हो सके, वो खत्म ना हो जाए। लेकिन जब ऐसी चीजें होंगी तो बिजनेस तो रिवाइव हो ही नहीं पाएगा ना। सो वी नीड समथिंग विच इज ग्राउंड लेवल पे जो हेल्प करता हो। एमएसएमई एक्ट में आपने रेमेडीज दे दी, बट उन रेमेडीज का कोई फायदा ही नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वो रेमेडीज ही काम करने में इतना टाइम लगा दे रही हैं, तब तक तो मेरा बिजनेस ही बंद होगा। हाँ, और ये मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो आता है ना कि पेमेंट डिले हो जाएगी तो हम लीगल नोटिस भेज देंगे, हर किसी को आजकल लीगल नोटिस भेजना होता है, तो इज इट रियली इम्पैक्टफुल कि अगर आप किसी को भेजते हो? देखो, लीगल नोटिस जो है उसका कोई, लीगल नोटिस इज जस्ट अ लॉयर्स नोटिस, लॉयर्स नोटिस एंड इट इज अ वेपन ऑफ फियर। जो इंसान उससे डर गया वो तो दे देगा पैसे। अदरवाइज ऐसी कोई लीगल नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ लीगल नोटिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजना अनिवार्य होता है, उसको मैंडेटरी होता है भेजना, उसके अलावा किसी को मैंडेटरी नहीं होता है। अच्छा, ऐसा भी है? देयर इज नो मैंडेट फॉर सेंडिंग अ लीगल नोटिस। व्हाट माय पर्सनल प्रैक्टिस इज, जो मैं करता हूँ कि अगर आप ऐसी पोजीशन में फंस गए कि एक बहुत बड़ा प्लेयर है और आपको उससे पैसे निकालने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, बिकॉज आई एम स्पेशलाइजिंग इन एनसीएलटी ऑल्सो, तो मैं उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल कर देता हूँ। अगर मैं उस थ्रेशोल्ड से ऊपर हूँ, 1 करोड़ के थ्रेशोल्ड से ऊपर हूँ, अब 2 करोड़ हो गया है, तो मैं उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल कर देता हूँ। एंड इंसॉल्वेंसी एक ऐसी चीज़ है कि भाई मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, और बड़े प्लेयर्स इस चीज़ से बहुत डरते हैं। मेरा जो क्लाइंट था, इट वाज अ सिमिलर केस। एक बड़े प्लेयर ने उसके ऐसे ही पैसे मार लिए। और क्या अमाउंट था यहाँ पे? इट वाज 5 करोड़। 5 करोड़? 4 to 5 करोड़ वाज द अमाउंट। हाँ। एंड पैसे मार लिए, अब उसका कैश फ्लो खत्म हो गया बेचारे का, कैसे करेगा? तो द गुड थिंग फॉर अस वाज कि जो बिग प्लेयर था उसका आईपीओ लॉन्च होने वाला था। सो राइट बिफोर आईपीओ मैंने उसका इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल कर दिया बिफोर द एनसीएलटी। उनकी इमेज पे बात आ गई, उन्होंने कहा यार हम तो ये तो गलत हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि हम ये सब कर रहे हैं। दे सेटल्ड। इसी साल तो नहीं आईपीओ लॉन्च हो गया? हो चुका है। हो चुका है आईपीओ। हाँ। तो these are some ways where you can use the system for your benefit and at least get the business flowing. हाँ, मतलब बेसिकली आप एक बड़े बिजनेस वाले को, इफ पुट सिंपली, आप उसको डरा नहीं सकते हो, आप उसको इस बात से हाँ डरा सकते हो कि यार तेरी इज्जत पे बात आ जाएगी भाई, मैं तो फंसा हुआ हूँ, मैं तेरी इज्जत पे बात ले आऊँगा। जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि यार बड़े प्लेयर्स ये सब करते हैं क्या, टैक्स इवेजन, उनको इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी है, तो वो नहीं करते। तो जब उनके इस पे बात आएगी तो ऑब्वियसली दे विल मेक द पेमेंट। पावर में तो आप उनसे आगे जीत ही नहीं सकते। मोस्ट मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन हियर करण, थोड़ा सा आपके रिलेटेड ये चीज़ होगी, बिकॉज यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर योरसेल्फ, और आपने भी चीज़ें
आई थिंक बहुत ही स्ट्रीट लेवल पे भी देखी है, ऑप्टिमम लेवल पे भी देखी है, प्रीमियम लेवल पे भी देखी है, तो एक अलग सी जर्नी आपने देखी हुई है इन कंपैरिजन टू समवन हु इज अ सेकंड थर्ड जनरेशन लॉयर, जिन्होंने मतलब अपनी पूरी लाइफ ही आसपास ऐसे कोर्ट रूम्स और ये सब देखी है, राइट? तो एक बहुत ही अलग टाइप का वो है. सो टू द young lawyers listening to this or aspiring law students listening to this, what would be your piece of advice for them as a first generation lawyer? For any first generation lawyer, you will have to start early. First thing is this, कि जैसे ही आप लॉ स्कूल में जाते हो तो फर्स्ट ईयर आपका हो गया, जो आपको बेसिक चीज़ें कानून की हैं वो पता लगने लग गई, आप कानून कैसे होता है चलता है वो समझ में आने लग गया. अब आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को जितनी जल्दी लेना स्टार्ट कर दो उतना बेटर है. क्योंकि जो बुकिश नॉलेज है वो जब तक आपको पता नहीं है कि ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है तब आप नहीं समझ पाओगे. तो हाउ डू यू कैन स्टार्ट अर्ली, आप इंटर्नशिप स्टार्ट करें, ईदर विद अ चैम्बर लॉयर और विद अ लॉ फर्म. आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस, कोर्ट की वर्किंग कैसे होती है, पुलिस स्टेशंस की वर्किंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप अर्ली स्टार्ट कर देंगे. एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. आप पैसे के पीछे भागना चाहिए एक यंग लॉयर को? मेरे ख्याल से नहीं. फॉर फर्स्ट 5 years फॉरगेट द मनी, बट आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और इसीलिए जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस ने भी बोला था, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि यंग लॉयर्स आर नॉट बीइंग पेड वेल. एंड ही इज़ वेरी राइट, क्योंकि इन अर्लियर डेज एक्सपेंसेस उतने नहीं हुआ करते थे, बट आज की डेट में तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं दैट यंग लॉयर्स मस्ट बी पेड एक्चुअली द अमाउंट दैट एटलीस्ट दे कैन सर्वाइव. तो पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट गेट द इनफ मनी टू सर्वाइव फॉर फर्स्ट 5 years. You will learn a lot and then you can earn a lot and you can help the society a lot. तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको स्टार्ट अर्ली करना पड़ेगा, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा सेकेंड ईयर ऑफ लॉ से ही. उसके बाद अब क्या है कि यंग लॉयर्स आजकल जो मैं देख रहा हूँ, दे स्विच लॉ फर्म्स अलॉट. वो क्या करते हैं कि एक लॉ फर्म में गए. अब लॉ फर्म में क्या होता है कि काम का प्रेशर बहुत होता है. इन माई लॉ फर्म वी हैव अ स्ट्रिक्ट रूल कि भाई 6 बजे तक निकल जाना है. लेकिन you yourself follow that rule? यस. आज 6 बजे बस खत्म कहानी. हाँ, तो हमने क्या कर रखा है कि हम 2 बजे हमारा नेक्स्ट डे का काम शुरू कर देते हैं. अच्छा. हाँ, इन मल्टीपल लॉ फर्म्स इट सो हैपन्स कि वो 5 बजे तो फिर अगले कोर्ट का काम शुरू करते हैं कि अगले दिन का क्या काम है हमारा वो शुरू करते हैं. जो वो 5 बजे शुरू करेंगे तो 8-9 बज जाएंगे. देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस. तो हम 2 बजे शुरू कर देते हैं और 6 बजे ख़त्म हो जाता है. तो व्हेन यू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस तो आप एक अच्छे अपना ऑप्टिमम दे पाओगे परफॉर्मेंस आपकी. बट आज कल जो बच्चे हैं वो उनको लगता नहीं यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, वहाँ पे वो अच्छा नहीं है, एंड दे स्विच वेरी अर्ली. आपको अगर कोई एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है, आपकी क्वेरीज आपका सीनियर रिजॉल्व कर रहा है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया कि सर ऐसे क्यों होता है, आपने पूछा और आपको उसका आंसर मिला, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेस अपार्ट फ्रॉम द बेसिक रेम्यूनरेशन दैट यू आर गेटिंग. अगर आपको ऐसी जगह मिल जाती है तो स्टे देयर फॉर 2-3 years एटलीस्ट. स्विच नहीं करना. थर्ड थिंग मेजर, सबसे बड़ी चीज़, एक यंग लॉयर जो है उसको compete करना है सीनियर लॉयर से. तो ही कांट compete इन दी एरियाज जहाँ पे वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है सीनियर लॉयर्स. तो एक यंग लॉयर के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप स्पेशल लॉज की तरफ जाओ, जीएसटी, इनकम टैक्स. एक नीश चूज कर लो बेसिकली अपनी. नीश चूज कर लो, बट द नीश शुड बी न्यू. जो भी नए आईबीसी, एनसीएलटी, आर्बिट्रेशन, आईपीआर, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे जो पुराने लॉयर्स हैं उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है. डेटा प्रोटेक्शन आज की डेट में आ रहा है, एआई आने वाला है, उसके ऊपर लॉज बनेंगे. यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो जो भी नए कानून हैं, जो स्पेशल लॉज हैं, उन पे आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि आप एक मार्केट कैप्चर कर लो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉयर्स ने नहीं कर रखी.
देन इससे अच्छा सक्सेस का मंत्रा कोई नहीं है। एंड आई थिंक एक ये हैबिट एक यंग लॉयर के अंदर होनी चाहिए, दैट दिस इज नॉट ओनली अ प्रोफेशन फॉर अर्निंग, यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी एज वेल। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा पर्सन आता है जिसके पास मीन्स नहीं है और वो आपसे कोई एडवाइस लेता है या आपसे कोई कोर्ट केस या कुछ भी कराना चाहता है, तो आपको झिझकना चाहिए नहीं चाहिए, और उसको जो भी हेल्प आप प्रो कर बोनो सकते केस लड़ना चाहिए। प्रो बोनो केस लड़ना चाहिए। यू विल लर्न एंड यू विल गिव बैक टू द सोसाइटी एज वेल। आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट एडवाइस। 100% यार, एंड इन ऑल गुड स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम करण। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी, बहुत कुछ चीज़ें सीखी। आई थिंक लोगों को भी काफ़ी कुछ नई चीज़ें मिल सकती है इसके थ्रू। आई थिंक देयर वर सम हिडन ट्रुथ्स एंड हार्श रियलिटीज या रियली। जो कि आज पता लगी। हाँ, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। Yes, yes, and thank you for having me. Likewise, thank you so much, Karan. Okay, thank you.